हेलो दोस्त, क्या हाल चाल है? कैसे हैं आप लोग? आज जो है इनकम टैक्स का में हम लोग बेसिकली स्टैंडर्ड डिडक्शंस के ट्रीटमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, स्टैंडर्ड डिडक्शन का जो ट्रीटमेंट है, लास्ट वीडियो में हमने देखा था इनकम टैक्स एक्ट के अंदर हमने ट्रीटमेंट पढ़ा था म्युनिसिपल टैक्स का। ठीक है, तो म्युनिसिपल टैक्स का जो ट्रीटमेंट हमने पढ़ा था वो हमने देख लिया था सब कुछ, उसका जो भी उसका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है बेटा, है ना। आज जो है हम लोग स्टैंडर्ड डिडक्शन का ट्रीटमेंट पढ़ेंगे। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन का ट्रीटमेंट पढ़ने से पहले मैं आप लोग को एक दोबारा से एक रिवीजन में दे देता हूं कि सबसे पहले कि हम हाउस प्रॉपर्टी के इनकम को क्या करेंगे, कैसे किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। तो शायद आप लोगों को ये पता होगा, आप लोगों को याद होगा कि सबसे पहले हम ग्रॉस एनुअल वैल्यू लेते थे। ग्रॉस एनुअल वैल्यू कहने का मतलब एक ओवरऑल सालाना आपका रेंटल इनकम कितना हुआ, है ना। जितना भी आपका एक एनुअल इनकम हुआ आपका रेंटल इनकम से विदाउट एनी डिडक्शन, कोई बिना किसी डिडक्शन के आपका जो एनुअल इनकम है, रेंटल इनकम है, उसको कहा गया ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ठीक है, उसमें आप किस चीज का डिडक्शन लेते थे? आप लेते थे बाबू म्युनिसिपल टैक्स का। जो आपने म्युनिसिपल टैक्स किया है उसका आप क्या करते थे? डिडक्शन लेते थे। कौन सा डिडक्शन, कौन सा म्युनिसिपल टैक्स? पेबल बेसिस पे या पेड बेसिस पे? पेड बेसिस पे। जो आप जो पे कर चुके हैं म्युनिसिपल टैक्स, आप उसका क्या करते थे? डिडक्शन लेते थे। आपको शायद याद होगा पेबल बेसिस पे म्युनिसिपल टैक्स का कोई डिडक्शन जो है डिपार्टमेंट अलाउ नहीं करता है। ठीक है, उसके बाद ये एनएवी आपका आ गया, आपने इसका डिडक्शन ले लिया। ये क्या आ गया? नेट एनुअल वैल्यू। डिडक्शन आपने ले लिया अंडर सेक्शन 24 का स्टैंडर्ड डिडक्शन एट द रेट 30% ऑफ एनएवी। ठीक है, इंटरेस्ट, अगर आपने हाउस प्रॉपर्टी के ऊपर कोई लोन ले रखा है बेटा, उस लोन के ऊपर जो आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो बैंक को, डिपार्टमेंट ने कहा कि उसका भी क्या कर लो, आप डिडक्शन ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। आपने उसका भी क्या कर लिया? डिडक्शन ले लिया। इन टोटल क्या हुआ बेटा? ये जो इनकम निकल करके आएगा वो हाउस प्रॉपर्टी का इनकम कहलाएगा। ठीक है, चलो अब देखो मेन पॉइंट पे बेटा, स्टैंडर्ड डिडक्शन का क्या ट्रीटमेंट है ना। यहां पे तो हमने सिंपली लिख दिया स्टैंडर्ड डिडक्शन एट द रेट 30% ऑफ नेट एनुअल वैल्यू, फ्लैट 30% हमने ले लिया। लेकिन स्टैंडर्ड डिडक्शन का भी क्या परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है, कब किस कंडीशन में हम स्टैंडर्ड डिडक्शन का जो डिडक्शन है बेटा वो हम नेट एनुअल वैल्यू का 30% लेंगे, है ना। उसमें भी क्या है बेटा? कंडीशन है, इफ्स एंड बट है। तो सबसे पहला कंडीशन आपको ये कहता है, सीधा सीधा कह दिया कि जो स्टैंडर्ड डिडक्शन का जो आप जो लेस कर रहे हो वो 30% का डिडक्शन आप ले रहे हैं। ठीक है, नेट एनुअल वैल्यू से, बहुत सिंपल। दूसरा कहता है कि डिडक्शन जो है, आप जो स्टैंडर्ड डिडक्शन का जो आप डिडक्शन ले रहे हो, है ना, वो क्या है? वो कह रहा है कि अगर आपका डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन एनएवी से अगर ज्यादा अगर हो गया तो उसका डिडक्शन आपको अवेलेबल नहीं होगा। क्या बोला मैंने? दोबारा से समझो। आपको शायद याद होगा कि मैंने आपको म्युनिसिपल टैक्स के बारे में पढ़ाया था। म्युनिसिपल टैक्स में क्या है कि अगर आपका म्युनिसिपल टैक्स ग्रॉस एनुअल वैल्यू से अगर ज्यादा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसका डिडक्शन ले लीजिए, कोई मुश्किल नहीं है। इवन इफ कि आपका जीएवी जो है बाबू, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, वो आपका नेगेटिव क्यों ना हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। लेकिन स्टैंडर्ड डिडक्शन का अगर आप डिडक्शन ले रहे हो तो वहां पर अगर आपका क्या है, अगर आपका डिडक्शन जो स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है एनएवी से अगर ज्यादा हो गया तो उसका डिडक्शन आपको अवेलेबल नहीं होगा, शैल नॉट अवेलेबल इफ एनएवी इज नेगेटिव, है ना। अगर स्टैंडर्ड डिडक्शन ज्यादा, नेट एनुअल वैल्यू कम, तो क्या होगा? उसका आपको डिडक्शन नहीं दिया जाएगा, उसका डिडक्शन आपको अवेलेबल नहीं होगा। ठीक है, यहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो तीसरा पॉइंट कहता है, थोड़ा सा इस पे कंसंट्रेशन देना बेटा।
कहता है कि बेनिफिट्स ऑफ स्टैंडर्ड डिडक्शन एट द रेट 30% शैल बी अलाउड अस अगेंस्ट, क्या कह रहा है, रिकवरी ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट, रिकवरी ऑफ अरियर रेंट। इन दोनों का क्या मतलब हुआ, ये बेटा अलग अलग टॉपिक है, मैं आपको इसके बारे में अलग से पढ़ाऊंगा। अभी समझ लो रिकवरी ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट का मतलब क्या होता है। अनरियलाइज्ड रेंट नाम से पता चल रहा है बेटा, वैसा कोई रेंट जो रियलाइज नहीं हुआ बाय द ओनर ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी। उसने टेनेंट से क्या किया, वो रियलाइज नहीं कर पाया, वो क्या हुआ, अनरियलाइज्ड रेंट। दोबारा से समझो, अनरियलाइज्ड रेंट कहने का मतलब कि वैसा कोई रेंट जो ओनर की तरफ से टेनेंट को रिकवर नहीं कर पाया, है ना, ओनर ने टेनेंट से रिकवर नहीं कर पाया, उस रेंट को कहा गया अनरियलाइज्ड रेंट, है ना। ओनर ने अपना बेस्ट एफर्ट दिया, उसकी कंडीशन से बाबू बेस्ट एफर्ट्स दिया, उसके बाद भी अगर टेनेंट से अगर रेंट अगर रियलाइज नहीं हो पा रहा है तो उसको कहा गया अनरियलाइज्ड रेंट। ठीक, रिकवरी ऑफ अरियर ऑफ रेंट, ऐसा कोई रेंट है जो क्या है, पास्ट में क्या था, अरियर था। मतलब आज नवंबर अक्टूबर चल रहा है बाबू, पिछला 2-3 महीना पुराना क्या है, 1 साल पुराना क्या है, रेंट बाकी था किसके पास, टेनेंट के पास। टेनेंट ने क्या किया, उस रेंट को ओनर को दे दिया कि लीजिए भाई आपका ये रेंट है, 1 साल का रेंट था, 2 महीने का रेंट था, 3 महीने का रेंट था, हमने ले रखा था, आप उसको ले लो। ठीक है, तो वो क्या हुआ, अरियर्स ऑफ रेंट हुआ। क्या हुआ, अरियर्स ऑफ रेंट। चलो अब देखो, स्टैंडर्ड डिडक्शन का कहता है कि जो आप जो बेनिफिट्स ले रहे हो वो आप अनरियलाइज्ड रेंट के ऊपर भी, आप अरियर्स ऑफ रेंट के ऊपर भी क्या कर सकते हो, स्टैंडर्ड डिडक्शन का बेनिफिट आप ले सकते हो। लेकिन कौन सा अनरियलाइज्ड रेंट, जाहिर सी बात है, मान लो बेटा कि अगर 10,000 रुपया किराया अनरियलाइज्ड हो गया, है ना, बाय द ओनर, अपने बेस्ट एफर्ट्स को लगाया ओनर ने, तब भी वो क्या है, वो रेंट रियलाइज नहीं हो पाया। अगर इस 10,000 रुपए में से अगर 5,000 भी ओनर ने रियलाइज करवा लिया बाय द टेनेंट से, तो वो क्या हुआ, अब उसका कितना अनरियलाइज बचा, 5,000 रुपया बाबू उसका अनरियलाइज बचा, है ना। तो डिपार्टमेंट कहता है कि जो आपका अनरियलाइज्ड रेंट के अगेंस्ट में आपने जो रिकवरी की है, हम उसको भी क्या करेंगे, इनकम मानेंगे। जाहिर सी बात है, एक एग्जांपल के तौर पे 10,000 रुपया आपका अनरियलाइज था, नहीं दे रहा था आपका किराएदार, टेनेंट आपको नहीं दे रहा था, लेकिन उसको क्या समझ में आया, उसने क्या किया, 10,000 में से 5,000 रुपया क्या कर दिया, आपको वो वापस कर देता है। तो डिपार्टमेंट ये बोलता है कि अगर आपको अनरियलाइज्ड रेंट के अगेंस्ट में, अगर इस अनरियलाइज्ड रेंट के अगेंस्ट में अगर रिकवरी होती है, मींस 10,000 आपका अनरियलाइज्ड रेंट, उसमें से 5,000 रुपया आपका क्या हो गया, रियलाइज हो गया। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोला कि हम इसको भी क्या करेंगे, इनकम मानेंगे, इनकम हम मान लेंगे और इसके ऊपर भी हम क्या करेंगे, टैक्स इंपोज करेंगे। लेकिन वो कैसे करेगा, ये आगे बताऊंगा। सेकंड देखो, सेकंड कहता है रिकवरी ऑफ अरियर ऑफ रेंट। बात सही है, पुराना मेरा फंसा हुआ था रेंट, मुझे क्या मिल गया, वो रेंट मुझे वापस मिल गया। तो डिपार्टमेंट ने क्या बोला, अगर कोई आपका रेंट अरियर है, क्या है, अरियर है, तो अगर उसकी रिकवरी हो जाती है तो वो भी हम क्या मान लेंगे, उसको इनकम आपका मानेंगे। जाहिर सी बात है ना। पुराना कोई पैसा है रेंट का बचा हुआ है, उसका रिकवरी हो गया, वो क्या है, आपका इनकम कहलाएगा। देखो डिपार्टमेंट ने एक एक चीज को पकड़ लिया, बोला कि अनरियलाइज्ड रेंट के ऊपर अगर आपको रिकवरी आ जाती है हम उसको इनकम मान लेंगे, एंड अकॉर्डिंगली उसके ऊपर हाउस प्रॉपर्टी का टैक्स इंपोज कर देंगे। दूसरा क्या बोलता है कि अगर आपका कोई रेंट अरियर है, अगर उसकी रिकवरी हो जाती है तो हम उसको क्या मान लेंगे, इनकम मान लेंगे। ठीक, अब देखो सर ये दोनों का कहां पर ट्रीटमेंट है, आपने तो बताया नहीं। देखो बाबू, जब हम
इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जब कंप्यूट कर रहे थे, कैलकुलेट कर रहे थे, तो वहां पे हमने सिर्फ यहां तक क्या किया था, इसको लेस किया था, इसका डिडक्शन लिया था हमने। ठीक है, अब देखो इसका एक लास्ट जो इसका स्टेप है, अब आप क्या करोगे, इसको ऐड करोगे। क्या करोगे, ऐड रिकवरी ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट। ठीक है, जो भी होगा आपका। नेक्स्ट, रिकवरी ऑफ अरियर्स ऑफ रेंट। ठीक, इसको भी क्या करोगे, दोनों को क्या कर दोगे बाबू, ऐड कर देना। ऐड हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि डिपार्टमेंट तो कह रहा है कि ये आपका क्या है, ये इनकम है। लेट्स से आपको 1 लाख रुपया आपको रेंट आया, मान लो कि यहीं तक अगर इसी स्टेप्स की बात करें तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 1 लाख रुपया आया आपको। इन दोनों की बात नहीं थी, है ना, ये दोनों पता नहीं कहां से आ गया, किस्मत अच्छा था बेटा, अनरियलाइज रेंट को भी रिकवरी हो गई और अरियर्स ऑफ रेंट भी रिकवरी हो गया। मान लो कि इन दोनों को मिलाकर के अगर 50,000 रुपया हो जाता है तो जाहिर सी बात है कि आपका इनकम कहां से कहां बढ़ गया, आपका इनकम 1 लाख से 1.5 लाख हो गया। तो डिपार्टमेंट बोला कि अब तो आपका इनकम 1 लाख रहा नहीं, क्योंकि ये दोनों पे है क्या है, आपको इनकम, ये जो दोनों का पैसा जो है आपको आ चुका है। अनरियलाइज्ड रेंट भी रिकवरी हो गई और अरियर्स ऑफ रेंट भी आपका रिकवरी हो गया, है ना। तो हम 1 लाख को आपका इनकम नहीं मानेंगे, हम तो मानेंगे कौन सा मानेंगे, 1.5 लाख हम आपका इनकम मानेंगे और उसके ऊपर हम क्या कर देंगे बाबू, टैक्स इंपोज कर देंगे। अब बोला कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको क्या करो, इसको दोनों को ऐड कर दो और ऐड करके जो आएगा बेटा लास्टली जो होगा वो आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी होगा। आई बात समझ में, यहां तक जो भी आया अमाउंट बेटा, है ना, जो भी आया उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे, रिकवरी ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट एंड रिकवरी ऑफ अरियर्स ऑफ रेंट। ये लास्ट में जो आएगा वही आपका क्या होगा बाबू, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कहलाएगा। बात समझ में आ गई, दोबारा से समझ लो, मैंने क्या बोला कि आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, अगर ये दोनों की रिकवरी अगर नहीं होती तो आपका इनकम 1 लाख था, है ना, इन दोनों की रिकवरी हो गई तो आपका इनकम 1 लाख से बढ़कर के 1.5 लाख रुपया हो गया। तो डिपार्टमेंट ने कहा कि अब तो आपका इनकम 1 लाख तो है नहीं, है ना, अब तो आपका इनकम 1 लाख तो है नहीं और हम 1 लाख के ऊपर टैक्स इंपोज करेंगे नहीं, क्योंकि इन दोनों की रिकवरी आपकी हो चुकी है, अनरियलाइज्ड रेंट की और अरियर्स ऑफ रेंट की। तो अब आपका इनकम 1 लाख से बढ़कर 1.5 लाख हो गया, तो हम क्या करेंगे, हम तो 1.5 लाख पर टैक्स इंपोज करेंगे। आई बात समझ में, आपका जो हाउस प्रॉपर्टी इनकम होगा बेटा वो 1.5 लाख होगा, ना कि आपका 1 लाख होगा। तो देखो बाबू, स्टैंडर्ड डिडक्शन में यही परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन होता है, इसके अलावा कुछ ऐसा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन नहीं होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ स्टैंडर्ड डिडक्शन। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इंटरेस्ट की बात करेंगे। ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर हाउस प्रॉपर्टी है, इसमें भी बहुत सारे क्या है बेटा, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है। किस लोन को, किस इंटरेस्ट को, लोन के ऊपर जो आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो, किस तरीके से आप उसका डिडक्शन आप लोगे, उसके भी क्या है इफ्स एंड बट है। सो दिस इज ऑल अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ स्टैंडर्ड डिडक्शन। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं, है ना, इस टॉपिक को लेकर के, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी अगर लग रही हो, मेरी पढ़ाई अगर आप लोगों को अच्छी लग रही हो, तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, है ना, लाइक करो। आपके ऐसा करने से मेरा हौसला और बढ़ेगा और मैं आप लोगों के लिए और अच्छी वीडियो लेकर के आऊंगा। थैंक यू सो मच।